हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आर्मीज, नेक्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुगा इटली आ चुका है और वो अपने कॉन्सर्ट की तैयारियों में लगा हुआ है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। एंड आर्मीज, वीडियो को लास्ट तक बहुत देखिएगा क्योंकि आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमिन और यूंगी एक गार्डन में बैठे हुए थे। वहाँ बहुत सारे फूल थे। मौसम बहुत सुहाना था, ऐसा मौसम जो एक कपल के लिए परफेक्ट था। जिमिन सुगा के कंधे पे अपने सर रखकर सोया हुआ था। सुगा की भी आंखें बंद थी। तभी सुगा ने अपनी आंखें खोली और जिमिन की ओर देखा और जिमिन से कहा, तुम्हें पता है, मैं इस दुनिया में अपनी मॉम से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। सुगा ने यह बात अचानक से कही थी, इसीलिए जिमिन ने अपनी आंखें खोली और सुगा की ओर देखने लगा। जिमिन ने एक पल कुछ सोचा, फिर बोला, अच्छा, और फिर सेकंड कौन है? सेकंड तुम हो और थर्ड मेरा म्यूजिक है। सुगा ने कहा, मतलब तुम मेरे लिए म्यूजिक छोड़ सकते हो? जिमिन ने पूछा। हाँ, अगर तुम कहो तो, सुगा ने हंसते हुए कहा, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी म्यूजिक से दूर नहीं करना चाहती। जिमिन ने कहा, मतलब? सुगा ने पूछा। मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे लिए तुम्हारी म्यूजिक क्या अहमियत रखता है, तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने म्यूजिक से दूर थोड़ी ना करूँगा। जिमिन ने हंसते हुए कहा, तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो। सुगा ने कहा, तुम्हें आज पता चला? जिमिन ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी आई स्मेल सबसे ज़्यादा क्यूट लगती है। सुगा ने जिमिन के गाल खींचते हुए कहा, क्या मैं मोटा होता जा रहा हूँ? जिमिन ने अपने गाल पकड़ते हुए कहा, क्यों, मुझे डाइटिंग करनी चाहिए ना? जिमिन सही से बैठते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मुझे वो लड़के बिल्कुल पसंद नहीं जो डाइटिंग करते हैं। सुगा ने कहा, पर लोग मुझे मोटा मोटा बोलेंगे और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई चिढ़ाएगा तो? जिमिन ने सुगा की अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो मिन यूंगी के बॉयफ्रेंड को कुछ बोल के दिखाए। मैं उनकी हड्डियाँ तोड़ दूँगा। सुगा ने कहा, तुम उनकी हड्डियाँ तोड़ दोगे? तुमने अपना शरीर भी देखा है, कहीं वही तुम्हें पीट के ना चले जाए। जिमिन ने हंसते हुए कहा, क्या यार, तुम अपने बॉयफ्रेंड का मजाक कैसे उड़ा सकते हो? यूंगी ने हंसते हुए कहा, जिस तरह अभी तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे, पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। यूंगी ने जिमिन से कहा, मुझे टेडी बियर कौन बोल रहा था? जिमिन ने हंसते हुए कहा, वो हंसी में इतना मगन था कि वह नीचे गिरते गिरते बचा। तुम हंसते हुए इतना खो क्यों जाते हो कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? सुगा ने पूछा। मैं हंसते हुए खो नहीं जाता, जब मैं हंसता हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और मुझे कुछ दिखता नहीं है। जिमिन ने उसे समझाते हुए बोला, ओ मेरे मूची। सुगा ने कहा और उसने जिमिन के गाल खींचने स्टार्ट कर दिए। सुगा, क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है? जिमिन ने कहा, लेकिन उसने सुगा की कोई आवाज़ नहीं आई। जिमिन ने अपनी आंखें खोली। अब उसके बगल में सुगा नहीं बैठा था। उसने अपने आसपास देखा, सब जगह अब अंधेरा सा छा गया था। तभी जिमिन को महसूस हुआ कि कोई अपने छोटे हाथों से जिमिन को हिला रहा है। जिमिन ने अपनी आंखें खोली और देखा जेनी उसके बेड के पास खड़ी थी। जेनी, बेबी, क्या हुआ? जिमिन ने ठीक से बैठते हुए कहा, मॉम, अब इवनिंग हो चुकी है, आपने अभी तक डिनर बनाने स्टार्ट नहीं किया। जेनी ने पाउट करते हुए कहा, क्या मेरे जेनी को भूख लगी है? जिमिन ने कहा, हाँ, हमने स्कूल से आने के बाद बस पिज़्ज़ा खाया था और आपको पता है, युनजुन ने मेरे पिज़्ज़ा का एक स्लाइस चुपके से ले लिया था और उसने कहा कि पिज़्ज़ा वालों को लगता है कि मैं मोटी होती जा रही हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे कम पिज़्ज़ा दिया है। जेनी ने युनजुन की शिकायत करते हुए कहा, ओह, तुम्हें पता है, मेरी जेनी तो बिल्कुल प्रिंसेस जैसी है और उसे कोई मोटा बोल ही नहीं सकता। तुम यहीं रुको, मैं उस युनजुन का छोड़ूंगा नहीं। जिमिन ने जेनी को अपने गोद में उठाते हुए कहा, और मॉम, आपको पता है, आज स्कूल में टीचर्स हमें घर घर खेलना सिखा रही थी, तो डेविड मेरा हस्बैंड बना था, तो युनजुन ने उसे पीटा। जेनी ने युनजुन की ओर शिकायत करते हुए कहा, अच्छा, और उसने उसे क्यों पीटा? क्योंकि डेविड मेरे से किस मांग रहा था।
जेनी ने उसे बताया। पर बेबी वो तुमसे किस क्यों मांग रहा था? जिमिन ने जेनी से प्यार से पूछा, उसके बाल से हिलाने लगा। डेविड ने कहा कि उसके मॉम डैड रोज एक दूसरे को किस करते हैं, तो जब मैं अब डेविड की वाइफ बनी थी तो मुझे भी उसे किस करना चाहिए था ना मम्मी। जेनी ने एक्सप्लेन करते हुए कहा, बेबी अभी आप ये सब के लिए बहुत छोटे हो और मैं डेविड के पेरेंट्स से बात करूंगी कि वो अपने बच्चे के सामने ये सब करते हैं। जिमिन ने जेनी के बाल को सहलाते हुए कहा, पर मम्मी। नहीं जेनी, इस बार यूंजुन ने बिल्कुल ठीक किया, लेकिन उसे मानना नहीं चाहिए था। मैं उस यूंजुन को छोड़ूंगा नहीं। जिमिन ने गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा, हाँ मम्मी, उससे बहुत पिटिएगा, उसको बैक को भी और उसके बाल भी खींचना बिल्कुल इस तरह। जेनी ने अपने टेडी के बाल खींचते हुए कहा, लेकिन अगर हम उसके बाल खींचेंगे तो वो तो टकला हो जाएगा ना। जिमिन ने कहा। फिर दोनों हंसने लगे। बिल्कुल नहीं, मेरे बहुत सारे बाल हैं, यूंजुन ने कहा। फिर दरवाजे पास खड़ा था। यूंजुन इधर आओ, जिमिन ने उसे बुलाया। छोटा यूंजुन दौड़ते हुए जिमिन के पास चला गया। जिमिन ने उसे भी गोद में उठाया और जेनी के बगल में बैठाया। तो तुमने डेविड को क्यों पीटा? जिमिन ने प्यार से यूंजुन के भी बाल सहलाते हुए कहा। मम्मी आपको पता है, डेविड ने कहा कि जेनी उसकी वाइफ है, इसीलिए उसे भी जेनी को भी डेविड को किस करना पड़ेगा, यूंजुन ने कहा। पर बेबी आप तो इस बारे में अपने टीचर को भी बता सकते थे ना, उसको मानने की क्या ज़रूरत थी? बट मॉम, यूंजुन ने कहना स्टार्ट किया। नहीं डेविड, बारों से बहस नहीं करते, जिमिन ने उसे समझाया। कल तुम डेविड से माफ़ी मांग लेना और मैं उसके मॉम डैड से बात करूँगा कि वो अपने बच्चे के सामने ये सब ना करे, ओके? जिमिन ने उन दोनों को समझाया। ओके, यूंजुन ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। चलो तो बताओ आज डिनर में क्या खाओगे? जिमिन ने उन दोनों से पूछा। दोनों सोचने लगे। तभी जिमिन का मोबाइल बजने स्टार्ट हो गया, जो नाइट स्टैंड के पास रखा हुआ था। कुकी, जेनी ने चिल्लाते हुए कहा। पहले कॉलर आईडी तो देख लो, जिमिन ने अपने सर हिलाते हुए कहा और कॉल उठाया। वहाँ जंगकुक उसे वीडियो कॉल कर रहा था। हे जिम, जंगकुक ने कहा। हे क्या कर रहे हो? जिमिन ने पूछा। बस अपने जेनी का इंतज़ार, जंगकुक ने हंसते हुए कहा। कुकी, जेनी ने चिल्लाया। हाँ हाँ, मैं उसे दे रहा हूँ, जिमिन ने फ़ोन जेनी को देते हुए कहा। कुकी तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, जेनी ने मोबाइल हाथ में लेते हुए कहा। रियली, मैंने जेनी बीबी ने मुझे बहुत मिस किया, जंगकुक ने पूछा। हाँ मैंने बहुत मिस किया, जेनी ने कहा और वो जंगकुक से बात करने लगा। जिमिन स्माइल करते हुए जेनी को ही देख रहा था, जो खुशी के साथ जंगकुक से बात कर रहा था। और यूंजुन हमेशा की तरह अपना सर हिला रहा था, क्योंकि उसे पता था कि ये रोज़ का काम है। रोज़ जेके उसे फ़ोन करता है और जेनी उसे अपने दिन की सारी बात बताया करती है। मॉम, हम कोरिया कब जाएंगे? यूंजुन ने अचानक से कहा। कोरिया का नाम सुनते ही जिमिन के चेहरे से स्माइल जैसे 2 मिनट में ही गायब हो गई। पर तुम वहाँ क्यों जाना चाहते हो? जिमिन ने अपने पास से एक मैगज़ीन उठाते हुए कहा। क्योंकि मुझे ग्रैंडमा और ग्रैंडपा के पास जाना है। वैसे ग्रैंडपा के पास तो नहीं, लेकिन ग्रैंडमा के पास ज़रूर, यूंजुन ने अपने पीछे के बाल छूते हुए कहा। यूंजुन, जिमिन ने अपना सर हिलाया। हम वहाँ नहीं जा रहे हैं, शायद तुम्हारे ग्रैंडमा या ग्रैंडपा यहाँ आ जाए, जिमिन ने सोचते हुए कहा। नहीं, वो नहीं आ सकते, ग्रैंडमा ने मुझे बताया था कि ग्रैंडपा के घुटनों में दर्द है, तो शायद वो नहीं आएंगे, यूंजुन ने सोचते हुए कहा। पर उन्होंने मुझे तो ये बात नहीं बताई, जिमिन ने अपने मैगज़ीन नीचे रखते हुए कहा। मॉम, उन्होंने आज सुबह ही मुझे बताया था, स्कूल जाने से पहले, जब आप तैमिन अंकल से कुछ बात कर रही थी, यूंजुन ने कहा। मैं तो तुम्हें मुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना, जिमिन ने सोचते हुए कहा। मैं कितने बजे बताता? मैं उसके बाद स्कूल चला गया। स्कूल के बाद हम डायरेक्ट हॉस्पिटल गए थे, बट हॉस्पिटल में आप बिजी थे। जब हम आए तो उसके बाद आप थके हुए थे, तो आप सो गए। उसके बाद मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला था, यूंजुन ने जिमिन को एक्सप्लेन करते हुए कहा। मुझे डैड को कॉल करना पड़ेगा, जिमिन ने सोचते हुए कहा। ओके, आप उसे कॉल कर लेना, वैसे मुझे तो यंग लेडी से मिलना है,
युनजुन ने अपने ग्रैंड माँ के बारे में सोचते हुए कहा, तुम अपने ग्रैंड पा को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। जिमिन ने अपना सर हिलाया और उसने जेनी की ओर देखा, जो अब बेड में लेट कर क्योंकि को वीडियो कॉल से बात कर रही थी। ये लड़की भी ना, जिमिन ने कहा, तुम दोनों पास्ता खाओगे? जिमिन ने पूछा। टमाटो पास्ता नहीं, क्रीमी पास्ता, जेनी ने कहा, जो अभी भी वीडियो कॉल पे भी थी। तुम वीडियो कॉल पे बात करो, युनजुन ने कहा। वो मैं कर रही हूँ मम्मी, मुझे क्रीमी पास्ता खाना है, जेनी ने कहा, और फिर वो जंकुक से बात करने लग गई। ये लड़की भी ना, युनजुन ने अपना सर हिलाया। ओके, मैं युनजुन के लिए टमाटो पास्ता और जेनी के लिए मैं क्रीमी पास्ता बनाता हूँ। और युनजुन, तुम जेनी को देखना वो कहीं इधर उधर ना चले जाए और उसे बेड में नीचे उतरने में मदद करना। और मॉम, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं पिछले 5 साल से यही सब तो कर रहा हूँ, युनजुन ने अपनी तारीफ करते हुए कहा। कोई तुम्हें देखकर बोलेगा कि तुम 5 साल के हो? तुम सिर्फ उम्र में 5 साल के हो, लेकिन बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, जिमिन ने अपना सर हिलाते हुए कहा। मॉम, तुम शिनचैन देखना ना कम किया करो, ये सब शिनचैन का ही असर है, जिमिन ने कहा। मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शिनचैन नहीं देखता, युनजुन ने कहा। लेकिन इसका चेहरा थोड़ा लाल था कि वह साफ समझ आ रहा था कि युनजुन झूठ बोल रहा है। मम्मी, वो झूठ बोल रहा है, जेनी ने कहा, जो अभी भी वीडियो कॉल पे ही थी, लेकिन अब वो जिमिन और युनजुन की बात की ओर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। मैंने आज सुबह ही देखा था, युनजुन शिनचैन का मूवी देख रहा था, वेरी वेरी शिनचैन द मूवी, वेरी वेरी टेस्टी, जेनी ने नाम याद करते हुए कहा। तुम गलत नाम ले रहे, शिनचैन, युनजुन इतना ही बोला। फिर उसे समझ आ गया कि वो पकड़ा गया है, इसीलिए युनजुन ने अपना गला साफ किया और जिमिन की ओर देखा। हाँ, मुझे याद आया, हाँ, हमें होमवर्क मिला है ना, मैं होमवर्क बनाने जा रहा हूँ, युनजुन ने बेड से नीचे उतरने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन हमें तो कोई होमवर्क नहीं मिला है, जेनी ने कहा। युनजुन ने जेनी को घूरा, फिर जेनी ने चुपचाप अपना सर मोबाइल की ओर मोड़ लिया, जहाँ जंकुक ये सब देखकर हंस रहा था। तुम्हें कोई होमवर्क नहीं मिला है, शांति से तुम जेनी का ख्याल रखो वरना ठीक नहीं होगा, जिमिन ने युनजुन को धमकाते हुए कहा। काम डाउन, ठीक है, मैं जेनी का ख्याल रखूँगा, युनजुन ने कहा। जिमिन ने अपना सर हिलाया और वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी ओर सुगा, जो अपने केबिन पे बैठा हुआ था और कुछ फाइलें चेक कर रहा था। ये नई कंपनी थी जो सुगा को अपना मॉडल बनाना चाहती थी, लेकिन सुगा मॉडलिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सुगा आज बहुत बड़ा, इतना सेलिब्रिटी बन चुका था कि शायद अब उसे उसके फ्रेंड्स याद नहीं होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। सुगा भले ही बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन चुका था, लेकिन जो सेलिब्रिटी बना था वो अगस्ट डी था। सुगा और युंगी ये लोग बिल्कुल नहीं थे। दुनिया सुगा और युंगी को अगस्ट डी के नाम से जानती थी, लेकिन सिर्फ गिने चुने ही लोग हैं जो सुगा और युंगी को उसके असली नाम से जानते थे। हालांकि सबको युंगी का असली नाम पता था, लेकिन फिर भी युंगी दुनिया के लिए एक तो अगस्त डी ही था, एक रैपर, कोल्ड हार्टेड रैपर, जो कुछ बोलने से पहले 2 बार नहीं सोचता, क्योंकि जो इसके दिल में रहता है वो वही बोल देता है। उसे डर नहीं लगता कि सामने वाला क्या सोचेगा। युंगी यही सब देख रहा था, तभी उसने सुना कि कोई दरवाजे पे नॉक कर रहा है। उसने बिना देखे ही अंदर आने का इशारा किया। वो जो कोई भी था वो अपने हिल बजाते हुए अंदर आया। युंगी ने ऊपर देखा, वहाँ मायरा खड़ी थी। बोलो, आज अभी क्या काम है, युंगी ने कहा, और फिर से एक बार वो फाइल को चेक करने लगा। क्या तुम पूरा श्योर हो कि तुम ये मॉडलिंग नहीं करना चाहते, मायरा ने कहा, और वो युंगी के बगल वाली सीट पे बैठ गया। तुम्हें अच्छे से पता है मुझे इस मॉडलिंग वॉडलिंग में कोई रखा नहीं, मेरा पैशन सिर्फ म्यूजिक है और मैं सिर्फ म्यूजिक पे काम करना चाहता हूँ, युंगी ने कहा, और उसे सर उठाकर मायरा को देखा। पर युंगी, एक बार अच्छे से सोचो, ये बहुत बड़ी, मुझे नहीं करना है, युंगी ने कहा, और उसने अपने हाथ पर रखी फाइल को बंद करके मायरा की ओर पास किया। कोई नई खबर? फिलहाल स्टेडियम का काम तो भी चल रहा है, स्टेडियम शायद कल सुबह या दोपहर तक बन ही जाएगा, मायरा ने कहा। तुम स्टेडियम पे रिहर्सल करने कब जाने वाले हो, मायरा ने कहा, और वो फाइल समेटने लगी।
अगर स्टेडियम जितनी जल्दी तैयार हो जाए, अगर कल दोपहर तक स्टेडियम तैयार हो जाएगा तो मैं शाम को ही चला जाऊँगा, यूंगी ने कहा। वैसे ये स्टेडियम कितनी दूर है? यूंगी ने मायरा से पूछा। ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही है, और एक अच्छी बात है कि पास में ही एक हॉस्पिटल है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल। लेकिन उन दोनों के बीच में एक ऑर्फनेज है, अगर वो ऑर्फनेज वहाँ से हट जाए तो स्टेडियम और बड़ा हो सकता है, मायरा ने कहा। नहीं, जितनी स्टेडियम ठीक है उतना ही अच्छा है, ऑर्फनेज को हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूंगी ने अपने ठंडे आवाज़ में कहा। उसे मायरा का ये बोलना कि ऑर्फनेज को हटा दिया जाए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मायरा ने अपना गला साफ किया और उसे समझ आ गया कि ऑर्फनेज वाली बात से यूंगी को बुरा लगा है, इसीलिए उसने सब्जेक्ट चेंज करते हुए उसने बात उसके दोस्तों की ओर मोड़ दी। तो क्या वो चारों आएंगे? मायरा ने कहा। मुझे नहीं पता, हमेशा की तरह तुमने उसे टिकट भेजा है उन चारों को? यूंगी ने पूछा। हाँ, लेकिन शायद हम अपने 4 टिकट यूं ही वेस्ट कर देते हैं, वो आते हैं ही नहीं। इच्छा था तो 4 टिकट तुम्हारे आर्मी को ही मिल जाती, मायरा ने कहा। लेकिन उसने यूंगी से कोई जवाब नहीं मिला, इसीलिए उसने यूंगी की ओर देखा। यूंगी अपनी ठंडी आंखों से उसी की ओर देख रहा था। मेरे कहने के वो मतलब नहीं था, तुम अब इतने सालों से उन्हें अपने टिकट भेजते आ रहे हो, लेकिन उन चारों ने कभी भी आगे से रिप्लाई नहीं दिया, इसीलिए मैं ऐसा बोल रही थी, मायरा ने अपना गला साफ करते हुए कहा, और वो थोड़ी लंबी सांसें ले रही थी। मैं ये फाइलों को रख कर आती हूँ, मायरा ने कहा, और वो वहाँ से चली गई। ये लड़की भी ना, कभी कभी इसका गला दबाने का मन करता है, यूंगी ने मन में ही सोचा, और वो कुर्सी पे और आराम से पीछे की ओर झुककर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे अपने दोस्तों की याद आती थी, बहुत साल हो चुके थे, शायद अब तो यूंगी को उनके चेहरे भी याद नहीं होंगे, लेकिन शायद वो लोग यूंगी को जानते हैं। क्या वो यूंगी को अवॉइड कर रहे हैं? पर ऐसा क्यों? यूंगी ने आखिर क्या ही किया है? जो सच था वही तो यूंगी ने सबके सामने लाया है। जिमिन जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं है, और ये बात उन्होंने उसके दोस्तों के सामने रखी, लेकिन यूंगी ने कभी नहीं सोचा था कि उसके दोस्त कभी यूंगी को बुरा भला समझेंगे। यूंगी ने गहरी सांसें ली और अपने चेयर से उठा। वो जैसे ही उठा उसके पॉकेट से एक चीज़ नीचे गिरी। यूंगी ने उसे उठाया, वो उसका वॉलेट था। ये उसके हाई स्कूल के ज़माने का वॉलेट था, लेकिन यूंगी ने इसे अभी तक संभाल के रखा था। यूंगी इस वॉलेट को खोलना नहीं चाहता था, लेकिन यूंगी का दिल शायद यही चाहता था कि यूंगी इस वॉलेट को खोले। इसीलिए यूंगी ने गहरी सांस ली और उसने वॉलेट का बटन खोला, और फिर उसने वॉलेट के अंदर देखा। वहाँ उन 9 की फ़ोटो थी, नामजून, जिन, होबी, काए, सुगा, जंगकुक, ते, जिमिन और यूनवू। ये फ़ोटो उनकी कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद की थी, जब सभी एग्ज़ाम दिला कर बाहर आए थे और सभी घूमने गए थे। ये फ़ोटो उसी वक्त की थी जब आर्यन ने सबको कहा था कि उन्हें एक ग्रुप फ़ोटो लेना चाहिए। यूंगी ने उस फ़ोटो को देखा और अपने थंब से वहाँ थोड़ा रब किया, फिर उसने वो फ़ोटो अपने पॉकेट में वापस रख लिया। यूंगी के पास जिमिन की कोई भी चीज़ें नहीं है कि यूंगी का कहना था, लेकिन शायद यूंगी भूल चुका था कि जिमिन का सबसे बड़ी चीज़ तो यूंगी के पास ही था। वो जिमिन का दिल था, जो अभी भी यूंगी के पास ही है। लेकिन यूंगी बस ये बात को मानना नहीं चाहता कि वो जिमिन से अभी भी प्यार करता है। उसके लिए जिमिन इस दुनिया का सबसे लास्ट पर्सन है जिससे यूंगी कभी मिलना चाहेगा। यूंगी ने गहरी सांस ली और वहाँ से चला गया। अगले दिन जिमिन जेनी और यूंजन को कार पर बिठा रहा था ताकि वो उन्हें स्कूल छोड़ सके। ये काम तैमीन का है। तैमीन ने ये रिस्क लिया हुआ है कि वो जेनी और यूंजन को स्कूल छोड़ा करे, लेकिन जिमिन ने कहा कि उसे उसके टीचर से कुछ बातें करनी है, इसीलिए वो आज जाना चाहता है। तो तैमीन ने भी ज़्यादा सवाल ना पूछते हुए जिमिन को ही जाने दिया। जिमिन ने दोनों बच्चों को स्कूल में ड्रॉप किया और फिर टीचर से बात करने के लिए टीचर्स रूम में चला गया। उसने टीचर्स को समझाया कि कल स्कूल में क्या क्या हुआ था, और उसने यूंजन को डेविड से माफ़ी भी मंगवाई
फिर जिमिन अपने हॉस्पिटल के लिए चला गया। वही यूंगी जो ब्रेकफास्ट करके टीवी ऑन किया था ताकि वो इटली की कुछ न्यूज़ देख सके। उसे इटालियन नहीं आती थी, लेकिन एक ख़ास बात ये थी कि एक इंग्लिश रिपोर्टर भी था। अब यूंगी इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना टैलेंटेड हो चुका था। उसने इतने सारे इंग्लिश में इंटरव्यू दिए थे कि अब उसे इंग्लिश समझ में आती थी। वो अपना टीवी देखते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी उसे मायरा का कॉल आया। यूंगी ने अपनी आंखें रोल की और एक लंबी सांसें ली। फिर उसने मायरा का कॉल अटेंड किया। बोलो, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, मायरा ने कहा। कौन सी खबर? यूंगी ने पूछा। स्टेडियम पूरा बन चुका है, तुम चाहो तो वहाँ आज दोपहर तक आ सकते हो, मायरा ने कहा। दोपहर नहीं, शाम को, यूंगी ने कहा। पर क्यों? मुझे कुछ काम है, यूंगी ने कहा। कहीं जाना चाहते हो, मायरा ने पूछा। यूंगी ने में जवाब दिया। क्या मैं भी आऊँ? नहीं, तुम्हें बहुत से काम होंगे ना। तुम मेरी सेक्रेटरी होने के साथ तुम्हारी भी कोई पर्सनल लाइफ है, यूंगी ने कहा। यूंगी, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, दरवाज़ा खोलो, मायरा ने कहा। पागल लड़की, तुम इतनी सुबह मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? यूंगी ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। जल्दी करो, ये कॉफ़ी बहुत गर्म है, मेरे हाथ जल रहे हैं, मायरा ने कहा। वेट करो, मैं आता हूँ, यूंगी ने कहा। उसने कॉल कट किया और जाकर दरवाज़ा खोला। मायरा वहाँ 2 कप कॉफ़ी के साथ थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने मायरा से कहा। तुम कितने रूड हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आई हूँ और तुम मुझे अंदर भी आने नहीं दे रहे हो, मायरा ने कहा। अच्छा, आओ आओ, यूंगी ने कहा और उसने मायरा को अंदर आने दिया। हाँ, अब ठीक है, मायरा ने कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए कहा। अब बताओगे तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती, मायरा ने कहा। पर क्यों? तुम मुझसे मिलना ही क्यों चाहती हो, यूंगी ने कहा। हम रोज़ तो मिलते हैं। रोज़ मिलना अलग है, मायरा ने यूंगी को समझाते हुए कहा। मतलब, यूंगी ने पूछा। हम रोज़ एज ए कलीग मिलते हैं, लेकिन आज हम दोनों एज ए क्या मिल सकते हैं, मायरा ने धीरे से कहा। लेकिन यूंगी ने इसकी बात सुन ली। कॉफ़ी पियो और यहाँ से जाओ, मैं आज दिन भर आराम करना चाहती हूँ। मैं शाम से अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करूँगा, यूंगी ने कहा। मुझे अच्छे से पता है, ताकि तुम्हारी स्टेडियम अगर मंडे सुबह तक भी ना कंप्लीट हो जाए, लेकिन तुम सिर्फ शाम में ही अपनी रिहर्सल स्टार्ट करने वाले हो, मायरा ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। जब तुम्हें पता है तो तुम यहाँ अपनी कॉफ़ी के साथ क्यों धमक गई? तुम्हें अच्छे से पता है मैं फ्री टाइम में सोना प्रीफर करता हूँ, यूंगी ने कहा। यूंगी, मायरा ने कहा और उसने यूंगी के हाथ पकड़ लिया। यूंगी ने मायरा की ओर देखा। मैं यहाँ आज अपना दिन तुम्हारे साथ बिताने आई थी, मायरा ने कहा। पर क्यों? यूंगी ने पूछा। तुम इस क्यों? मायरा ने लंबी सांस ली और यूंगी की ओर देखा। ये क्यों क्या है? तुम अच्छे से जानते हो, बस तुम ना जानने का दिखावा कर रहे हो, यूंगी ने कहा। इसे दिखावा ही रहने दो ना। पर क्यों? मायरा ने यूंगी को अचानक से अपनी ओर खींचा, जिससे यूंगी मायरा के ऊपर गिरते गिरते बचा। दोनों की आंखें मिली और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। यूंगी की गर्म सांसें मायरा के गालों पे जा रही थी। मायरा उन सांसों को महसूस करने के लिए उससे अपनी आंखें बंद कर ली और वो धीरे धीरे यूंगी को किस करने के लिए बढ़ने लगी, लेकिन उससे बीच में ही रुक गई, क्योंकि यूंगी मायरा के ऊपर से हट चुका था और उसने अपने हाथ भी मायरा के हाथ से हटा चुका था। मायरा, तुम मेरा जवाब अच्छे से जानते हो, यूंगी ने कहा। और तुम भी मेरा जवाब अच्छे से जानते हो, यूंगी। 7 साल से मैं तुम्हें अपना लव कॉन्फेस करती आ रही हूँ। यहाँ तक कि मैंने तुम्हें उस जिमिन के चंगुल से भी बचाया, लेकिन फिर भी तुम, मायरा इतना कहते ही रुक गई, क्योंकि उसे यूंगी की तरफ से एक डेड ग्लेयर मिल रही थी। उसे यहाँ और कुछ कहना सही नहीं लगा। मायरा ने अपनी गहरी सांसें ली और उसने अपने आंसू पोंछने स्टार्ट कर दिए। कि वो असली थे या नकली, वो तो खुद मायरा ही जाने। मायरा ने लंबी सांस ली और वहाँ से चली गई बिना कुछ कहे। यूंगी ने भी अपना सर पकड़ लिया और वो भी काउच पर बैठ गया। वहीं दूसरी ओर
जिमिन हॉस्पिटल में था। ये दोपहर का वक्त था, लेकिन जिमिन को आज कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। वो कुछ क्या अलग था, जिमिन वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। उसे कुछ बेचैनी सी लग रही थी। तभी एक नर्स दौड़ती हुई जिमिन के पास गई। मिस्टर पार्क, मिस्टर पार्क। उस नर्स ने हाँफते हुए कहा, क्या हुआ? जिमिन ने खड़े होते हुए कहा। जिमिन को लगा कि शायद कोई इमरजेंसी केस आया होगा। कुछ माफिया ने डायरेक्टर को गन पॉइंट पर लिया हुआ है। उस नर्स ने चिल्लाते हुए कहा। क्या? जिमिन ने अपने चेयर से लगभग दौड़ते हुए उस नर्स के पास जाते हुए कहा, तुम्हारा मतलब क्या है कि माफिया ने चेयरमैन को गन पॉइंट पे रखा है? वो आपको चाहते हैं। नर्स ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब कि वो मुझे चाहते हैं? जिमिन ने कहा, उन्होंने कहा है कि अगर मैं आपको लेकर नहीं आया तो वो चेयरमैन को मार देंगे और इस हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट हैं वो सबको मार देंगे। नर्स ने हाँफते हुए कहा, ओह गॉड, अब ये कौन सी नई मुसीबत आ पड़ी है? जिमिन ने कहा, और वो दौड़ते हुए हॉल के पास जाने लगा। जिमिन ने वहाँ देखा कम से कम 50 काले कपड़े में हट्टे कट्टे आदमी गन लेकर सबको गन पॉइंट में थे, और उनमें का एक बहुत ही काला, लंबा और बहुत मोटा हट्टा कट्टा आदमी उनके चेयरमैन को गन पॉइंट में था। तुम क्या कर रहे हो? जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा, ओ ओ ओ, तो मिस्टर पार्क, जिमिन तुम ही हो? एक आवाज़ आई। जिमिन ने पीछे देखा। वहाँ एक गोरा, लंबा, चिट्टा, एक हैंडसम लड़का खड़ा था। उसने भी पूरा ब्लैक में अपना आउटफिट चूज़ किया था। तुम कौन हो आखिर? तुम सब हमसे चाहते क्यों हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जिमिन ने उस आदमी की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? उस आदमी ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। जिमिन ने गहरी सांस ली और कहा, यहाँ हम अपने इंट्रोडक्शन कराने नहीं आए हैं। कितनी शर्म की बात है। उस लड़के ने हंसते हुए कहा कि एलेक्स को कोई नहीं जानता। क्या तुम मुझे नहीं जानते? उस आदमी ने कहा, लेकिन अब उसकी बात में थोड़ी गंभीरता थी। तुम कौन हो? जिमिन ने कहा, मैं एलेक्स हूँ, अगला माफिया किंग। उसने कहा, इटली का माफिया? तुम मेरे डैड को तो जानते ही होगे ना? तुम उसे क्यों नहीं जानोगे? उस लड़के ने हंसते हुए कहा, जिमिन माफिया के बारे में जानता है। इटली में माफिया बहुत फेमस है, लेकिन आज तक पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जिमिन ने गहरी सांस ली और एलेक्स की ओर देखते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो? जिमिन ने कहा, ये हुई ना मुद्दे वाली बात। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे डैड का ऑपरेशन करो, उनका हार्ट सर्जरी। एलेक्स ने जिमिन के सामने डिमांड रखते हुए कहा, और मैं ऐसा क्यों करूँगा? मैं तुम जैसे क्रिमिनल्स की मदद कभी नहीं करूँगा। जिमिन ने कहा, कितनी बुरी बात है ना पार्क। मैंने सुना है तुम्हारे 2 बच्चे हैं और वो हाई। बस करो, जिमिन ने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुम मेरे बच्चों के बारे में कुछ सोचा भी तो ये तुम्हारा इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। जिमिन ने इतने गुस्से से कहा कि आज तक हॉस्पिटल में किसी ने जिमिन को इतने गुस्से में नहीं देखा। उन्होंने जिमिन को हमेशा हंसता खेलता ही देखा है। मैंने तो बस तुम्हारे बच्चों की बात की। अगर तुमने मेरे डैड का ऑपरेशन नहीं किया तो तुम्हारे बच्चे तो मरेंगे ही मरेंगे। उसके साथ यहाँ मौजूद जितने पेशेंट्स हैं उन सब की मौत की जिम्मेदार भी सिर्फ तुम होगे। एलेक्स ने अपनी गंभीर आवाज़ में कहा, और ये बुढ़ा, ये तो जाएगा ही जाएगा, और इतनी सारी जानों की कीमत कौन चुकाएगा मिस्टर पार्क? एलेक्स ने जिमिन के कान में आकर कहा, तो बेहतर होगा कि तुम मेरा डैड का ऑपरेशन ही कर दो, वरना मेरी एक कॉल पे तुम्हारे दोनों बच्चे तुम्हारे स्कूल से गायब हो जाएंगे और किसी मुर्दा खाने में उनके बॉडी के पूरे ऑर्गन्स बाहर मिलेंगे तुम्हें। एलेक्स ने गंभीर आवाज़ में कहा, इटली में इतने डॉक्टर्स हैं, इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स, लेकिन तुम्हें मुझसे ही उनकी सर्जरी क्यों करवानी है? जिमिन ने चिल्लाकर कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुम जिसका भी ऑपरेशन करते हो उनके 90% चांस होते हैं कि वो बच जाते हैं, और मैं अपने डैड के लिए बेस्ट ही चाहूँगा। हालांकि कुछ लोग होते हैं जो अपने डैड को मारकर खुद माफिया बनना चाहते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। एलेक्स ने कहा, और उसकी बात में गंभीरता साफ झलक रही थी। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा डैड को ऑपरेशन करूँ? जिमिन ने कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा। एलेक्स ने हंसते हुए कहा,
पर इसके लिए तो मुझे कम से कम 1 दिन लगेगा ही लगेगा ना। मुझे सब तैयारियाँ हो चुकी है। एलेक्स ने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। मतलब? जिमिन ने एलेक्स से कहा। गार्ड, एलेक्स ने कहा। वहाँ एक गार्ड एक फाइल के साथ आया और उसने वो फाइल जिमिन को दे दिया। जिमिन ने वो फाइल अपने हाथ में लिया और उसने पढ़ना स्टार्ट किया। मेरे डैड के हार्ट में एक स्टोन है, तुम्हें वही निकालना है, एलेक्स ने कहा। मैंने उनकी सारी चेक करवा चुकी है और वो आज का दिन ऑपरेशन के लिए बिल्कुल सही है, एलेक्स ने कहा। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे ऊपर पिछले 1 महीने से नज़र रख रहा था, एलेक्स ने कहा। जिमिन ने फाइल से ऊपर देखते हुए एलेक्स को कहा। तो वो तुम थे, जिमिन ने कहा। ऑफकोर्स डार्लिंग, वो मैं था। मुझे लगा ही था कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, कोई मुझे देखता है। जिमिन ने ये सब मन में ही कहा। मुझे ऑपरेशन थिएटर रेडी है। तुम्हें नर्स की बेस्ट टीम मिल रही है तुम्हारे हॉस्पिटल में। तुम्हें जिसकी ज़रूरत है तुम्हें सब मिलेगा। लेकिन, एलेक्स ने कहा और वो कहते हुए रुक गया। मैं अपने डैड के ऑपरेशन मेरी आंखों के सामने देखूंगा। और तुम्हारे वो चुन्नू मुन्नू, उसने जिमिन के बच्चों के बारे में कहते हुए सुना। मेरे डैड के ऑपरेशन के बीच में ही तुम्हारी आंखों के सामने पहुंच जाएंगे, उसने कहा। जिमिन का दिल एक पल के लिए रुक सा गया था। तुम्हारा मतलब, जिमिन ने कहा। उसके मुंह से कुछ बात निकल ही नहीं रही थी। मैंने अपने गार्ड भेज चुके हैं, वो तुम्हारे बच्चों को लेकर आता ही होगा। तो अच्छा है, तुम इस ऑपरेशन स्टार्ट कर दो और तुम चालाकी ना करो बोलकर मैंने तुम्हारे बच्चों को भी यही बुलवा लिया है। मेरी डैड की जान को कुछ हुआ तो यहाँ तुम्हें तुम्हारे दोनों बच्चों से अपना हाथ धोना पड़ेगा, एलेक्स ने कहा और उसने जिमिन का गाल थपथपा लिया। जिमिन के पास अब कोई चारा नहीं था। क्या उसे ऑपरेशन कर देनी चाहिए? जिमिन ये ऑपरेशन नहीं करना चाहता था। वो किसी क्रिमिनल की मदद क्यों करेगा? लेकिन इतनी सारी जानें जाएगी, इतनी सारी लाशें, इतने बच्चे अनाथ हो जाएंगे और कुछ तो बिना मतलब ही मारे जाएंगे। इन सब में उनका तो कोई कसूर नहीं ना होगा। जिमिन ने एक बार उनके डायरेक्टर की ओर देखा, फिर जिमिन ने अपने चेयरमैन की ओर देखा। चेयरमैन ने हाँ हिलाया। जिमिन ने गहरी सांसें ली और कहा, ओके, मैं रेडी हूँ। पेशेंट हॉस्पिटल में ही है, एलेक्स ने कहा। जिमिन ने अपनी आंखें बंद की। ओके, मैं ऑपरेशन के लिए रेडी हूँ, जिमिन ने कहा। अब हॉस्पिटल में बहुत टेंस माहौल था। सभी की नज़र जिमिन पे थी। सभी पेशेंट डरे हुए थे कि अगर जिमिन से कुछ गड़बड़ हुई तो क्या उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उनके डायरेक्टर और चेयरमैन भी बहुत टेंशन में थे। सभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर थे और जिमिन ऑपरेशन थिएटर में भी गया नहीं था। वो हाथ धोने के लिए सिंक के बाहर खड़ा था। उसने कांच के गिलास से ऑपरेशन थिएटर को देखा, जहाँ तब माफिया किंग, इटली का माफिया, वहाँ अभी बेहोश पड़ा था। जिमिन ने गहरी सांसें ली और खुद से कहा, अभी भी टाइम है, मैं ऑपरेशन रोक सकता हूँ, पर मैं इतनी सारी लोगों की जानों के साथ तो नहीं खेल सकता ना। हालांकि ये किसी का मर्डर करते होंगे, ये किसी को मारते होंगे, पर मेरा काम तो लोगों की जानें बचाना है ना, जिमिन ने खुद में कहा। मैं किसी क्रिमिनल के लिए इतनी सारी जाने ऐसे ही नहीं दे सकता। जिमिन ने लंबी सांसें ली और जिमिन ने अपना हाथ धोना स्टार्ट किया। जेनी और युनजुन कंफ्यूज होकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। जेनी डरी हुई थी, युनजुन उसे संभाल रहा था। तुम डरो नहीं, मैं यहाँ हूँ, युनजुन ने कहा। पर हमें यहाँ क्यों लाया गया है? मुझे मम्मा के पास जाना है, जेनी ने कहा। चुप, एक गार्ड ने उन दोनों को डराते हुए कहा। जेनी तो लगभग रोने ही वाली थी और युनजुन भी अब थोड़ा डर गया था। तुम यहाँ से जाओ, एलेक्स ने कहा। जी बॉस, उस गार्ड ने कहा और वहाँ से चला गया। तुम डर क्यों रही हो प्रीटी लेडी? एलेक्स ने जेनी के गाल छूते हुए कहा। युनजुन ने एलेक्स के हाथ दूर कर हटाते हुए कहा, तुम मेरी बहन को छुओ भी मत, युनजुन ने कहा। जैसी माँ वैसे ही बेटा, हालांकि तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हें पता है, एलेक्स ने युनजुन को देखते हुए कहा। हमें पता है, युनजुन ने कहा। वाओ, लेकिन फिर भी उसके लिए तुम दोनों को प्यार बहुत ज़्यादा है ना, एलेक्स ने कहा। क्या हुआ कि अगर उन्होंने हमें पैदा नहीं किया? उन्होंने उससे भी बड़ा काम किया है। उन्होंने हमें पाला है, हम अनाथ हो जाते, लेकिन
उन्होंने हमें अपना लिया, युनजुन ने कहा और जेनी को जोर से हक कर लिया। तुम्हें देखकर कोई बोलेगा नहीं कि तुम 5 साल के हो, एलेक्स ने उनके बगल में बैठते हुए कहा। अब लगभग जेनी युनजुन के लैप पर ही बैठी हुई थी। चॉकलेट खाना चाहोगे? एलेक्स ने अपने पॉकेट से चॉकलेट निकालकर युनजुन और जेनी की ओर बढ़ाते हुए कहा। युनजुन और जेनी ने एक दूसरे को देखा, फिर चॉकलेट को देखा। फिर युनजुन ने कहा, नहीं, हम अनजान लोगों से कोई चीज़ नहीं लेते, युनजुन ने कहा और वो जेनी के पीठ थपथपाने लगा। वाह, तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, एलेक्स ने कहा और वो रेपर फाड़कर चॉकलेट खाने लगा। जिमिन अपने ऑपरेशन वाले कपड़े पहनकर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आया। उसने एक बार युनजुन और जेनी को देखा जो डरे सहमे वहाँ बैठे हुए थे। जिमिन ने मन में कहा, कोई बात नहीं बेबीज, मैं ऑपरेशन करने के बाद सबसे पहले तुम्हें मिलूँगा, जिमिन ने कहा और उसने युनजुन और जेनी की ओर देखकर हाथ हिलाया। दोनों अपने मॉम को देखकर खुश थे। टेंशन मत लो, मैं जल्दी आ जाऊँगा, जिमिन ने कहा और वो ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया और ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। और ये बात पूरी इटली में फैल गई कि माफिया किंग का ऑपरेशन चल रहा है और माफिया किंग बनने वाले अगले लीडर ने हॉस्पिटल को हाईजैक करके रखा है। हर न्यूज़ चैनल पे यही बातें चल रही थी। और वहीं दूसरी तरफ युंगी जो अपने घर में बैठकर न्यूज़ देख रहा था, तभी युंगी को बहुत बोर सा लग रहा था, तो वो चैनल चेंज करने स्टार्ट कर लिया। तभी उस एक चैनल पर जिमिन दिखा। युंगी ने तुरंत उस चैनल को दोबारा लगाया और युंगी की खुशनसीबी थी कि वो चैनल इंग्लिश चैनल था और वहाँ बता रहा था कि किस तरह माफियाज ने हॉस्पिटल को हाईजैक कर लिया है और डॉक्टर पार्क जिमिन माफिया किंग का ऑपरेशन कर रहे हैं। काफ़ी लोग जिमिन के खिलाफ थे तो काफ़ी लोग जिमिन के सपोर्ट में थे और यहाँ पर सभी पल्ला 50-50 का ही था। और युंगी के मुंह से सिर्फ यही बात निकली, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मिस्टर पार्क जिमिन इटली में है, युंगी ने कहा और वो हैरान दिख रहा था। उसने जिमिन के शक्ल को अच्छे से टीवी में देखा। तुम बहुत बदल गए हो जिमिन, युंगी ने कहा और वो एक क्रीपी सी स्माइल देने लगा, लेकिन उसके चेहरे और उसकी आंखें कुछ अलग ही कहानी बता रहे थे। जहाँ उसकी आंखें नम थी और उनमें आंसू साफ झलक रहे थे और वही उसके चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल थी। सो आर्मीज, आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय एंड आर्मीज। कल के एपिसोड में जब जिमिन ते को बता रहा था कि वो एयरपोर्ट के टेमिन से मिला था, तो वो 4 साल नहीं, वो 5 साल था। तो आर्मीज मेरी इस रिश्ते को माफ़ कर देना। तो ठीक है आर्मीज, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और प्लीज़ आर्मीज कमेंट करके मुझे बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा।